जी भैया, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशंस में लगे हुए होंगे। तो बात चल रही है हम लोगों के पहले चैप्टर के बारे में और कुछ चीज़ें हमने पहले चैप्टर के बारे में देख रखी हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी एक लॉन्ग इन्फिनाइट वायर की वजह से, ठीक है, जिसके पास अगर हम चार्ज डेंसिटी बोलें तो लैम्डा हुआ करती थी। आज हम कुछ नया देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देख दाख के भाग लेते हो, तुम्हारा काम हो जाता है तो कोशिश करो मेरा भी थोड़ा सा काम होता रहे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद शुरू करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट है आज हमारे लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो क्या बात करेंगे, पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या बात करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या बात करने वाले हैं। बात आज हम करेंगे किसके बारे में, बात करेंगे हम फ्लक्स के बारे में। नाम सुनते ही समझ गए होगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले चैप्टर का। इसके बाद फ्लक्स में ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम लोग समझेंगे गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ किस लिए दिया गया था और इसके एप्लीकेशन क्या क्या हैं। तीन मेनली एप्लीकेशन है। उससे पहले गॉस लॉ और गॉस लॉ से पहले फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स से भी पढ़ने से पहले, फ्लक्स से भी पहले हम थोड़ी सी एक बात और कर लिया जाए। अगर आज्ञा हो, परमिशन हो तो की जाए, कर लेते हैं। चलो पहले बात करते हैं एरिया के बारे में, ठीक है। एरिया के बारे में अब तुम लोग सोच रहे होगे कि सर एरिया के बारे में क्यों बात करने वाले हैं। एरिया तो हम पढ़ते आ रहे हैं ना बचपन से। क्या पढ़ते आ रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो रेक्टेंगल या स्क्वायर निकालना है, सॉरी रिएक्शन लिखे दे रहे हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ से, है ना। तो सिंपल सी बात है। मान लो 5 5 दोनों दे रखा तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता था। अभी तक यही कर रहे थे हम लोग। अभी तक क्या कर रहे थे, यही कर रहे थे। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड है तीन। यहाँ पे हमारे पास अगर मान लें एक रेक्टेंगल ऐसे रखा हुआ है, एक रेक्टेंगल है, क्या नाम दे दें, ए बी सी डी नाम दे दी हमने, ठीक। जिसकी साइड कितनी है, ये साइड ए है, ये साइड बी है। तो अगर आपसे कहा जाए इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो तो यही फॉर्मूला लगता है यार, अभी तक यही फॉर्मूला लगता है। अब जाहिर सी बात है, ये हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, है ना। लेंथ इंटू ब्रेड्थ पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, जिसमें हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है। लेकिन यहाँ पे अब जाहिर सी बात है कि फिजिक्स थोड़ा सा कुछ तो भाई भौकाल है ही अपना। फिजिक्स वालों का कुछ अलग से भौकाल रहता है ना। तो अब अलग से भौकाल बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, बताया गया फिजिक्स में कि एरिया एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया फिजिक्स में एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या है एरिया, एक वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल अगर इसका एरिया निकालना है तो एरिया हमने वेक्टर्स के केस में, याद करो क्लास 11th में बाबू मोशाई क्या पढ़ा था तुमने, पढ़ा था अगर कोई भी एक रेक्टेंगल बनाए और उसका एरिया निकालना है तो क्या करते थे हम लोग, किन्हीं भी दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते थे कि नहीं लेते थे। तो ए बी इंटू बी सी, अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया जाए, ए बी और बी सी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए, तो हमें पता क्या है, देखो क्रॉस प्रोडक्ट किन्हीं भी दो क्वांटिटीज का क्या होता है, क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगी, है ना। एरिया क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो ए बी क्रॉस बी सी क्या मिलेगा हमको, एरिया मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, मॉड ए मॉड बी, मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। मान लिया कि हमने ए बी की वैल्यू ए है, बी सी की वैल्यू बी है। अब अगर यहां देखा जाए तो ए बी ए है, बी सी ए है, दोनों साइड ए दे रखी है तो ये रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड, फिर ए का मैग्नीट्यूड, फिर दोनों के बीच का एंगल, है ना। साथ में इसमें एक डायरेक्शन भी ऐड होती थी जो होता था एन कैप। बोलो याद आया कि नहीं याद आया, उम्मीद है आ गया होगा, ठीक है ना। तो अगर a डॉट ए साइन थीटा दे रखा है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन थीटा। अगर इन दोनों वेक्टर्स की बात की जाए, ये वेक्टर है और जो BC है वो इस एक्सिस पे मान सकते हैं, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स को हम एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये BC है तो BC AD के बराबर होगी, जिसकी भी वैल्यू a है। तो ये और ये दो वेक्टर्स हुए हमारे, इनके बीच में एंगल कितना दिख रहा है आपको, 90 डिग्री दिख रहा है ना। तो इनके बीच में साइन 90 हो जाएगा और एन कैप। तो अगर बात किया जाए यहां से तो ए स्क्वायर इसका एरिया आया, साइन 90 हुआ 1 और एन कैप क्या देगा आपको, एन कैप हमको पता है, जहां कहीं भी हम ए क्रॉस बी निकालते थे
तो वहां क्या फॉर्मूला लगता था, ए बी साइन थीटा एन कैप, वेयर एन इज द परपेंडिकुलर वेक्टर टू बोथ ए एंड बी। या कह सकते हैं एन क्या बताएगा, एन एक ऐसी डायरेक्शन को बताएगा जो ए और बी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होंगी। कैसे निकालते थे ये भी देख लेते हैं। ए क्रॉस बी की अगर डायरेक्शन निकालनी है आपको, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन के लिए क्या करते थे, पहले वेक्टर की डायरेक्शन में आपको ऐसे हाथ रखना है इस तरीके से कि आपकी फिंगर्स क्या करें, पहले वेक्टर को इंडिकेट करें। तो पहला वेक्टर ए बी है आपके लिए, है ना, ए बी आपका क्या है, पहला वेक्टर है। तो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में हमने ऐसे फिंगर्स को रखा, अपने हाथ को रखा, कैसे, एक प्लेन हाथ को ऐसे इस तरीके से रखा और इसको सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल कर दिया। सेकंड वेक्टर कौन सा है, बीसी है, बीसी को हमने रिप्लेस कर रखा है एडी से। तो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में हाथ को रखा और सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में कर्ल कर दिया, तो आपको थंब क्या देगा, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। थंब आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देगा। तो यहां से हमको पता क्या चला, फिजिक्स में थोड़ा सा भौकाल बनाने के लिए, भौकाल टाइट करने के लिए इन्होंने क्या बता दिया, इन्होंने बता दिया कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। समझ में आ गई होगी बात। तो अब हम जब कभी भी बात करेंगे तो फिजिक्स में एरिया को एज अ वेक्टर क्वांटिटी ही ट्रीट करेंगे या ट्रीट किया जाएगा, ठीक। यानी हम डायरेक्शन भी कंसीडर करेंगे और मैग्नीट्यूड भी कंसीडर करेंगे। एरिया जहां कहीं भी डिफाइन करेंगे, खासकर इस टॉपिक में अपने फ्लक्स वाले में, तो वहां पे एरिया के लिए हम क्या क्या करेंगे, पहली बात उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दूसरी बात उसकी डायरेक्शन निकालेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब बात ये अराइज होती है कि यहां से तो ए क्रॉस बी से तो हमने बता दिया, ये वाला रूल बता दिया कि इसके बेसिस पे आप नहीं समझ में आया तो फिर से यहीं से देखो, फिर से वीडियो में पीछे जाओ और देखो, चेक करो क्या बताया मैंने। यहां से तो हमने बता दिया कि आपका एरिया वेक्टर जो है उसके पास एक डायरेक्शन भी होगी और डायरेक्शन हमने थंब रूल से बता दिया आपको। लेकिन इन जनरल कैसे डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, तो अगर डायरेक्शन की बात की जाए, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन की बात की जाए, तो डायरेक्शन के लिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्लेन सरफेस है इस तरीके से, ठीक ठीक, एक प्लेन सरफेस है, तो प्लेन का कुछ ना कुछ एरिया होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ होगी या जो कुछ भी होगा, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ होगी या कुछ भी होगा, ठीक। तो एरिया होगा, तो एरिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, सरफेस पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। ये एरिया है, ये इसका परपेंडिकुलर है, यानी एन कैप, यही आपका क्या होगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी यही, ठीक। तो ओपन सरफेस के लिए ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी सरफेस ऐसे है, ऐसे सरफेस है, तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, बस नॉर्मल टू द सरफेस होना चाहिए, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। अब ये तो आपका हो गया ओपन सरफेस के लिए, किसके लिए है, ये ओपन सरफेसेस के लिए डिफाइंड है, ठीक है। किसके लिए डिफाइंड है, ये ओपन सरफेसेस के लिए डिफाइंड है। लेकिन अगर हम बात करें क्लोज सरफेसेस के लिए, तो भैया एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, उसमें आपको थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, बहुत थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे घर में मम्मी पापा के सामने बोलना हो ना, तो बहुत थोड़ा सा हम ध्यान रखते हैं कि पापा के सामने औकात ना कूट दिए जाओगे। तो वही यहाँ पे भी मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो मैथमेटिक्स है मम्मी जी और फिजिक्स है पापा जी, तो पापा जी बर्दाश्त नहीं करने वाले अगर आप डायरेक्शन गलत ले लिए। तो मान लो एक क्यूब है, क्यूब का एरिया होगा कुछ ना कुछ, और यहाँ पे अगर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखो कौन कौन सी मिल सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। यानी एक पीछे वाली सरफेस के भी अभी हो सकती है ना उस डायरेक्शन में, ऐसे पीछे वाली सरफेस के लिए बात कर रहेंगे, इसके लिए बात करें पीछे वाली सरफेस के लिए, तो देखो ये इतनी डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, एक इस वाली डायरेक्शन से भी बाहर की तरफ हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी क्लोज सरफेस होगी तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ लेंगे, सरफेस से किधर लेंगे, बाहर की तरफ लेंगे, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, मान लो स्फीयर है, तो स्फीयर से क्या करेंगे, बाहर की तरफ लेंगे एरिया वेक्टर, मान लो ये डीएस था, डीएस एरिया था, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी डीएस कैप, ठीक, बाहर की तरफ, ठीक। सिलेंडर की बात करें, फॉर एग्जांपल सिलेंडर की बात की जाए, तो इस पॉइंट पे जब निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में होगा एरिया वेक्टर, इस पॉइंट पे निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में होगा। ये सारी एरिया वेक्टर्स की डायरेक्शंस हैं, क्या हैं, ये सारी एरिया वेक्टर्स की डायरेक्शंस हैं, यानी नॉर्मल टू द सरफेस है, ठीक, नॉर्मल टू द सरफेस है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपको मिल जाती है। बढ़े आगे, आज्ञा दो, बढ़ते हैं फिर, बढ़ा जाए, बढ़ता जाए, आगे देखते हैं, फ्लक्स की बात करते हैं। फ्लक्स है क्या, तो फ्लक्स मेनली आपको बताता है किसी भी चीज का फ्लो, क्या बताएगा, किसी भी चीज का फ्लो, मेनली किसकी चीज का, इलेक्ट्रिक
या मैग्नेटिक फील्ड्स का, ठीक है, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी फ्लो कर रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्लक्स के टर्म्स में मेजर करेंगे। उसको कैसे मेजर करेंगे, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, पहले तो डिफाइन कर लेते हैं। फ्लक्स क्या होता है, इट कैन बी डिफाइंड एज, और फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स passing normally through a surface, ठीक है। जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस से नॉर्मली पास हो रही होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। उसको कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टर्म्स में डिफाइन करेंगे। क्या काउंट करना है आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काउंट करनी है। तो भैया लगता है गिन पाओगे, मुझे तो नहीं लगता, मैं खुद नहीं गिन सकता। आपसे कह दिया खोपड़ी बाल गिन डालो तो कहाँ गिन पाओगे, नहीं गिन सकते ना। तो ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं गिन सकते। तो क्या किया गया, इसके लिए फॉर्मूला दिया गया। पहले तो किससे रिप्रेजेंट किया गया, उसको जानते हैं, इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं, फाई। और फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है फ्लक्स को। फाई से किसको रिप्रेजेंट किया गया, फ्लक्स को। तो इसकी वैल्यू होती है E डॉट ds। क्या होती है, E डॉट ds, where E is the electric field vector, electric field, and ds is the surface area। ds क्या है, सरफेस एरिया है। तो ये फ्लक्स फाई से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसको हम E डॉट ds से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये हमारे पास एक कोई सरफेस है, एक कोई प्लेन सरफेस है। इस तरीके से यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं, इस तरीके से ठीक, इस तरीके से पास हो रही हैं। तो इस केस में ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। और अगर इस सरफेस का नॉर्मल ड्रॉ किया जाए, वो भी इसी डायरेक्शन में है मान लेते हैं, तो आपका फॉर्मूला ये है। क्या, अगर नॉर्मल टू द सरफेस एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर सेम, क्या, अगर नॉर्मल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाए, इन दैट केस द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस विल गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड ds। ओके, समझ में बात, यानी फ्लक्स निकालना हो तो E डॉट ds से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो E डॉट ds विल गिव यू द वैल्यू ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। समझ में आ गई बात, E डॉट ds से। लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज होता कि मान लो अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल टू द सरफेस दोनों एक डायरेक्शन में ना हो। फॉर एग्जांपल, मान लें अगर ये आपकी सरफेस है, ये डायरेक्शन है किसकी, एक सेकेंड लेता हूँ क्या जल्दी में। अगर ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। अगर नॉर्मल टू द सरफेस ड्रॉ किया जाए तो ये नॉर्मल टू द सरफेस की डायरेक्शन है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल टू द सरफेस अगर एक डायरेक्शन में नहीं है, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो इसको n से ना रिप्रेजेंट करके अगर हम ds से रिप्रेजेंट करते हैं कोई दिक्कत नहीं, ये नॉर्मल टू द सरफेस है, मान लिया, क्या दिक्कत है, घर की खेती। ठीक है, तो ये ds है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई और ds की डायरेक्शन ये हो गई, और हमें चाहिए क्या, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ठीक, तो क्या करते हैं, देखेंगे क्या, इस केस में फाई की वैल्यू आपकी क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट हम इस ds की डायरेक्शन में या नॉर्मल टू द सरफेस की डायरेक्शन में ले लेंगे, जिसकी वैल्यू हो जाएगी E cos थीटा। आप इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, तो फाई इज इक्वल टू E cos थीटा इंटू ds, ये हो जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, E ds cos थीटा, यही हो जाएगा। तो इसका मतलब फिर से तो वही लिखा हुआ है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, सेकंड वेक्टर एंड द एंगल बिटवीन देम। तो इसका मतलब क्या है, ये E और ds का डॉट प्रोडक्ट ही तो लिखा हुआ है। तो इस तरीके से अगर दोनों नॉर्मल एक दूसरे के नहीं है, नॉर्मल बता रहे हैं, अगर एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, यानी ds और E की डायरेक्शन अलग अलग है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट नॉर्मल टू द सरफेस की डायरेक्शन में ढूंढ लेंगे और वहां से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी, है ना, समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इतनी सारी बातें हम समझ लिए। अब अगर बात की जाए, क्या बात की जाए, फाई की यूनिट क्या होगी, है ना, ये भी तो बात कर सकते हैं, फाई की यूनिट क्या होगी। तो यूनिट की बात की जाए तो फ्लक्स यानी E है, E इज इक्वल टू dv बाई dr लिखा जा सकता है, और ये ds है। तो dv बाई dr यानी ये तो हो गया वोल्ट पर मीटर,
है ना, वोल्ट पर मीटर, और ये हो गया मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से वोल्ट मीटर, है ना, क्या आ गई फ्लक्स की वैल्यू, वोल्ट मीटर आ गई, पहली चीज। ठीक है, आ गई कि नहीं, वोल्ट पर मीटर आई, सहमत हो कि नहीं सहमत हो, नहीं सहमत हो तो जरा बाल खुजाओ और समझो इस चीज को, कहां से आया, क्या हुआ, पोटेंशियल के लिए वोल्ट रख दिया हमने, dr के लिए मीटर इनवर्स, और सरफेस के लिए मीटर स्क्वायर रख दिया, तो वोल्ट पर मीटर, मीटर मीटर ये वाला एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, वोल्ट मीटर निकाल लिया हमने। इसके बाद बात करते हैं अगर दूसरी यूनिट की, कैसे, E की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग जानते हैं फोर्स अपॉन चार्ज होता है ना, तो फोर्स के लिए न्यूटन हो गया, चार्ज के लिए क्या हो गया, कूलॉम्ब हो गया। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम्ब होती कि नहीं होती, होती है, तो न्यूटन पर कूलॉम्ब हो गया, तो ये न्यूटन पर कूलॉम्ब हुआ, यानी न्यूटन कूलॉम्ब टू द पावर -1, और ds के लिए मीटर स्क्वायर, तो एक यूनिट ये, एक यूनिट ये, 2 यूनिट फ्लक्स के लिए हो सकती है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ये आपका फ्लक्स है, फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये आपको क्या देगा, ये वैल्यू देगा किसकी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जो इस सरफेस से नॉर्मली पास हो रही होंगी। ठीक है, समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, बढ़ते हैं, अब बात करते हैं थोड़ी सी गॉस लॉ क्या कहता है और क्या कहानी पढ़ाता है हमको गॉस लॉ। गॉस लॉ ने बहुत कुछ हमारे लिए इजी कर दिया फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए। कैसे फाइंड आउट करने के लिए इजी किया वो भी जरा देख लेते हैं। ठीक है, देख ले, हिम्मत है, चलो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं गॉस लॉ की। ठीक है, गॉस लॉ, घास लॉ, अपने यहाँ इंडिया में होते तो घास घास ही बोलते हैं सब। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम लोग अगर उनके नाम हम लोग को अजीबो गरीब लगता है तो वो उनका सोचो, जब अंग्रेज सुनते होंगे राम भरोसे, तो भैया राम भरोसे का नाम कितना अजीब लगता होगा उनको। जैसे अपने लोगों को लाप्लास का नाम सुनो तो अजीब लगता है, वैसे उनको राम भरोसे बहुत अजीब लगता होगा। आगे बढ़ते हैं, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ surface which encloses a charge is given by 1 upon epsilon naught times charge enclosed by it। ठीक, तो बहुत सिंपल कर दिया, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इसको। क्या कहने का मतलब है कि किसी भी बॉडी से, किसी भी सरफेस से अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स ये कहता है, या गॉस लॉ ये कहता है कि हम क्या करेंगे, ये Q मान लें किसी भी सरफेस के अंदर इनक्लोज हो रहा है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपको किस चीज की वैल्यू दे देगा, फ्लक्स की वैल्यू दे देगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू होगी आपकी किसकी, फ्लक्स, किसी भी क्लोज सरफेस से पास हो रहा है। तो पहली चीज जो हमको समझनी है वो ये है कि यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू तो इतनी होगी, इसका प्रूफ भी अभी देखेंगे। चलो पहले प्रूफ ही देख लेते हैं, फिर एक और टर्म है उसको जानना जरूरी था, लेकिन बाद में बात करते हैं। अगर बात करें हमारे पास एक पॉइंट चार्ज, या समझ लेते हैं पहले एक टर्म और समझ लेते हैं, फिर उसको देखते हैं। गॉसियन सरफेस क्या होती है, गॉसियन सरफेस के बारे में जान लेते हैं। तो गॉसियन सरफेस एक ऐसी सरफेस होती है जिसके अंदर कोई एक चार्ज लाई करे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक चार्ज यहाँ पे लाई कर रहा है और इसके लिए हमको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है, तो हम गॉसियन सरफेस ऐसे बना देंगे। ठीक, ये क्या हो जाएगी, एक इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल सरफेस है जिसके अंदर कोई चार्ज लाई कर रहा होगा। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस, है ना, GAUSSIAN, गॉसियन सरफेस बोला जाता है इसको। ठीक, गॉसियन सरफेस बोला जाता है। तो किसी भी सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज है तो उस सरफेस को क्या बोलेंगे, जो चार्ज को इनक्लोज कर रही हो उसको बोलेंगे हम गॉसियन सरफेस। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। तो कैसे डिफाइन करेंगे, एनी हाइपोथेटिकल सरफेस दैट encloses a charge is called as गॉसियन सरफेस। इसको क्या बोलेंगे, इसको गॉसियन सरफेस बोला जाता है। ठीक, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा गॉसियन सरफेस। अभी डिफरेंट काइंड ऑफ गॉसियन सरफेस हम लोग बनाएंगे, परेशान ना हो, सब कुछ धीरे धीरे समझेंगे। तो गॉसियन सरफेस समझ में आ गया। अब जरा प्रूफ देख लेते हैं, किस चीज का प्रूफ, गॉस लॉ का प्रूफ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमको एक पॉइंट चार्ज दे दिया गया,
क्या दिया गया है, एक पॉइंट चार्ज, नन्ना सा छोटा सा मुन्ना सा चार्ज आपके पास है ये क्यू, ठीक। और हमको इसके लिए फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है तो पहले हमको एक सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है फ्लक्स, फ्लक्स तो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस, तो सरफेस तो होनी चाहिए। तो कंसीडर कर लेते हैं कि एक गॉसियन सरफेस इस तरीके से है जिसके अंदर ये आपका चार्ज लाई कर रहा है, ठीक। एक गॉसियन सरफेस है जिसके अंदर ये चार्ज लाई कर रहा है। तो अगर मान लें ये चार्ज है तो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही होंगी, ऐसे है ना, बाहर की तरफ क्या कर रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चारों डायरेक्शंस में निकल रही होंगी। तो अगर बात करें किसी एक पर्टिकुलर एरिया की, मान लेते हैं ये एक छोटा सा एरिया है जिसकी वैल्यू ds है, ठीक। तो यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही होगी, और नॉर्मल टू द सरफेस बात की जाए तो इस सरफेस के लिए नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में होगा, ds की डायरेक्शन में होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ भैया, होगा, है ना, होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर फ्लक्स की बात की जाए, फ्लक्स, तो ये पूरी सरफेस का एक छोटा सा पार्ट है ना, क्या है, ये पूरी सरफेस का छोटा सा पार्ट है, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स भी तो छोटा सा होगा, तो उसको मान लेते हैं डी फाई, यानी बहुत छोटा सा फ्लक्स, या डेल्टा फाई मान सकते हो। तो डेल्टा फाई की वैल्यू क्या होगी, ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट बहुत छोटा सा सरफेस एरिया, ई डॉट ds के बराबर होगी, है ना। इस छोटे से सरफेस एरिया से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू बहुत ही कम होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू स्मॉल सरफेस एरिया, डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अब अगर हमको नेट फ्लक्स निकालना हो, नेट फ्लक्स, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इधर इंटीग्रेशन के बाद फाई मिल जाएगा, इधर इंटीग्रेशन के बाद क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds, ये होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है होगा, मानते हो, भरोसा करो, कर लिया, ठीक है। तो ई डॉट ds होगा, तो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds है हमारे पास, ठीक। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ई डॉट ds cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ds एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री का दिख रहा है कि नहीं, ds और e एक ही डायरेक्शन में है, तो फाई की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ds के बराबर हो जाएगी। यहां से बोलो समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से एक r डिस्टेंस पे अगर हमको निकालनी है, यानी यहां निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, ये होती है, और इसके साथ में ds रखा हुआ है ऐसे। तो देखो जरा यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, q जो चार्ज है उसकी वैल्यू फिक्स होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इसमें तो हम ना कुछ ऐड करने जा रहे हैं ना निकालने जा रहे हैं इससे, तो q की वैल्यू फिक्स हो गई। जो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर की है जो कि r डिस्टेंस पे है, तो r की वैल्यू भी फिक्स, गॉसियन सरफेस चेंज नहीं हो जानी, वही रहनी। तो ये पूरा टर्म यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टर्म पूरा कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, इतना कांस्टेंट, तो ये इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन किसका लगेगा, सिर्फ ds का लगेगा, ठीक है ना, ds का लगेगा। चाहो क्लोज इंटीग्रल लगा लो, क्लोज इंटीग्रल क्योंकि क्लोज सरफेस है आपके पास, तो ये क्लोज इंटीग्रल का साइन है। ये किस चीज का साइन है, क्लोज इंटीग्रल, ये बताता है सरफेस क्लोज है आपकी। तो देखो यहाँ से क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ds। छोटे छोटे ds कंपोनेंट ऐसे जुड़ जुड़ के आपको क्या दे देंगे, छोटे छोटे ds कंपोनेंट जुड़ जुड़ के आपको क्या दे देंगे, आपको कंप्लीट एक क्या दे देंगे, स्फीयर दे देंगे ना। तो उसके लिए एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, कितना बचेगा, सिर्फ हमारे पास q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो फाई की वैल्यू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई कि नहीं आई, आ गई ना, मान गए ना कि हम सही बता रहे हैं, झूठा समझते हो। आगे बढ़े, ये रहा आपका गॉस लॉ का प्रूफ, ठीक। तो यानी किसी भी क्लोज सरफेस से अगर आपके पास एक गॉसियन सरफेस से एक चार्ज है और वहां से फ्लक्स निकालना है, तो फाई इज इक्वल टू q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकाल सकते हैं, q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इससे फ्लक्स मिल जाएगा। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में, ठीक है। पहले ही जरा सा थोड़ा सा ज्ञान की बातें कर लेते हैं, ज्ञान की बातें कर ली जाए, ठीक। तो ये गॉस लॉ और गॉस लॉ का प्रूफ हो गया। अब अगर आपसे कहा जाए, देखो कितना इजी कर दिया इन्होंने चीजों को, अभी देखते हैं। एक क्वेश्चन अगर बात की जाए, एक आपके पास कटोरी है, कटोरी में आप खीर खा रहे हो, और खीर से आपको उस कटोरी से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू बतानी है, जिसमें चार्ज हमने यहाँ पे रख दिया है। अगर चार्ज यहाँ रख दिया है, फ्लक्स की वैल्यू बतानी है आपको।
तो पहली बात क्या करना पड़ेगा आपको, एक ऐसी गॉसियन सरफेस, पहली कंडीशन ध्यान से सुनना, आपको अगर किसी भी सरफेस पे चार्ज दे रखा है तो पहली चीज क्या कंडीशन आपके पास अराइज होती है, कंडीशन ये अराइज होती है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसकी गॉसियन सरफेस कैसी होगी। तो गॉसियन सरफेस ऐसी होनी चाहिए जो चार्ज को कंप्लीटली इनक्लोज कर दे। तो इनक्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक गॉसियन सरफेस इस तरीके से कंसीडर करनी पड़ेगी। अब हमने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली, ये क्या है, दिस इज द गॉसियन सरफेस। हमको बताना क्या था, यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू बतानी थी, इस हाफ ऑफ द खीर वाली कटोरी से पास होने वाला फ्लक्स बताना था, है ना, इस खीर वाली कटोरी से पास होने वाला फ्लक्स बताना था। तो हमने क्या किया, इस सरफेस के लिए गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली, और इस सरफेस के लिए जो कि एक आधी कटोरी है और कटोरी के यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, इसके लिए गॉसियन सरफेस हमने क्या किया, एक कटोरी और ऊपर से मान ली। तो अब ये सर जो चार्ज था आपका वो कैसा हो गया, वो इनक्लोज हो गया ना, वो अब इसके अंदर लाई कर रहा है, इस पूरी सरफेस के अंदर ही तो लाई कर रहा है ना, ठीक। तो अगर यहां से आपको गॉस लॉ अप्लाई करके देखें तो गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ हमारा कहता है कि इस सरफेस से पास होने वाला, पूरी सरफेस से बात हो रही है, पूरी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। Q इनक्लोज रखते हैं यानी जो अंदर चार्ज है, बाहर वाले की बात नहीं करते, ठीक। तो अगर आपको पूरी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है तो फाई होगा, और फाई की वैल्यू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको पूरी सरफेस से थोड़ी चाहिए ना, हमको तो आधी कटोरी से चाहिए था कि नहीं चाहिए था, बोलो। पूरी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, तो आधी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, Q इनक्लोज अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, आधे तो हो जाएगा ना बबुआ, है ना, समझ में आ गई बात, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये कोई एक रैंडम बॉडी दे रखी है, Q1 यहाँ पे लाई कर रहा है, Q2 यहाँ पे लाई कर रहा है, Q3 यहाँ पे लाई कर रहा है, Q4 यहाँ पे लाई कर रहा है, Q1 और इसकी वैल्यू माइनस में है, Q की वैल्यू इस वाले प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये Q5। अगर यहाँ पे आपको फ्लक्स बताना, ये चार्जेस रखे, इतना चार्ज यहाँ रखा है, 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 इस केस में अगर आपको नेट फ्लक्स बताना है तो फाई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी खांसी आ गई यार फाई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई नेट की वैल्यू हो जाएगी क्या, Q इनक्लोज यानी नेट चार्ज कितना अंदर लाई कर रहा है, नेट चार्ज कितना अंदर लाई कर रहा है, Q1 है अंदर, माइनस Q2 है अंदर, माइनस Q3 है अंदर, प्लस Q5 है अंदर, इससे पहले Q4 भी है। तो ये नेट चार्ज हो गया जो सरफेस के अंदर लाई कर रहा है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख दें तो ये नेट फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक। अब अगर मान लें ये सारे चार्जेस सेम, अगर ये सारे चार्जेस सेम हैं, क्या करेंगे, हर Q1 Q2 की जगह खाली Q रखना पड़ेगा आपको, होशियार तो आप पहले से ही हो, बचपन से ही पढ़े लिखे हो ना। तो फाई नेट की वैल्यू यहाँ इस केस में क्या आ जाएगी, फाई नेट की वैल्यू देखो, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। इस चार्ज की वैल्यू अगर -2 मान लेते तो यहाँ पे -2, एक -2, एक -2, ये प्लस हो जाता, तो -2 प्लस Q यानी 0 हो जाता, है ना। यानी नेट चार्ज आपको निकालना है, सरफेस में नेट चार्ज जितना है वो ऊपर रखेंगे, अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्लक्स 0 भी हो सकता है, अगर नेट चार्ज 0 है अंदर किसी भी बॉडी के, अगर नेट चार्ज 0 है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, वो भी 0 हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे, एक क्वेश्चन देखो, अगर आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए, कहा ही नहीं जाएगा क्योंकि आलसी हो, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं, चलो कह ही देते हैं। अगर मान लें ये सरफेस है, ये सरफेस है और इससे कुछ डिस्टेंस पे यहां पे एक रखा हुआ है Q चार्ज, ठीक। अब कहा गया कि इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स बताओ, बता दो, कैसे नहीं बताओगे, बताना पड़ेगा। तो अगर इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स बताना है आपको तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या, फाई नेट हमको फाइंड आउट करना है। पहला काम क्या, पहला काम ये कि हमको एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी। तो गॉसियन सरफेस इस तरीके से कंसीडर करेंगे कि इस चार्ज को इनक्लोज कर दे। तो गॉसियन सरफेस ऐसी कंसीडर कर लेंगे हम एक, देखो 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 देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान के साथ देखो, ध्यान लगा के देखो, ये हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली, ठीक। अब गॉस लॉ क्या कहता है, ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है। अब इस गॉसियन सरफेस की खासियत क्या है, क्या खास बात है इसमें, गॉसियन सरफेस दिल में जो है जुबान पे भी वही, और तो मुझ में कोई खास बात नहीं,
है ना, लेकिन इसकी गॉसियन सरफेस की खास बात कर रहे हैं, अपनी नहीं। तो गॉसियन सरफेस की बात करें अगर, तो फाइंड इट की गॉसियन सरफेस की बात ये हो गई कि हमारा चार्ज इनक्लोज हो गया इस सरफेस के अंदर। अब अगर आपको फाइंड इट चाहिए तो फाइंड इट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड इट की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होती है। बोलो बोलो भैया बोलो, फाइंड इट की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कहां से आया, ये आया गॉस लॉ से। बोलो ये गॉस लॉ से आया कि नहीं आया, ठीक। तो गॉस लॉ से जो फाई की वैल्यू आई है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो पूरी सरफेस से आई ना, है ना, ये चारों सरफेसेस से फ्लक्स, सॉरी जो इसके पास नेट सरफेसेस हैं उनसे पास होने वाला फ्लक्स मिला हमको। तो बात करें कितने फेसेस हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, ठीक। टोटल फेस कितने हैं, टोटल फेस इसके पास हैं 6, और ये 6 फेसेस से पास होने वाला फ्लक्स आया है, ठीक। 6 फेसेस से पास होने वाला फ्लक्स आया है, तो ये ऑलरेडी 6 टाइम्स है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स मिल गया हमको। ये कितनी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स है, एक सरफेस से, सिंगल सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स। इसी में अगर जादूगरी आपके साथ खेल दिया तो ये तो इसकी वजह से होगा। इसी में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपसे कह दिया जाए क्या कह दिया जाए, अगर कह दिया जाए कि इतनी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स बताना है, ठीक, यानी हाफ ऑफ द वन सरफेस, इतने से पास होने वाला फ्लक्स। तो ये अगर फिर से शुरू कर देते हैं, इसको मिटा के फिर से शुरू करते हैं, ठीक। ये तो पिछले वाले केस में था, इस केस की बात की जाएगा, सिर्फ इतनी सरफेस है, जिस पोर्शन को हमने रंगा चुना है ना, चुनाई करा दी है ऐसे, जिसको रंग दिया है हमने ऐसे, उस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स बात की जाए तो फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ये क्या होगा, ये तो फ्लक्स होगा थ्रू द क्यूब, ये पूरे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स है। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए पहली बात तो एक सरफेस का आधा लेना है, तो पहले एक फेस की वजह से तो निकालेंगे, तो टोटल 6 फेसेस से पास होने वाला फ्लक्स है, तो एक फेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसका 1/6 हो जाएगा, ठीक। और उसका भी आधा करना है हमको, तो इसका भी आधा करना पड़ेगा आपको। तो फाई कितना हो जाएगा, इतनी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स Q अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, ठीक। समझ में आ गया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छे बच्चे हैं राजा बाबू, तो ठीक है राजा बाबू हैं, बिल्कुल है राजा बाबू। अब देखते हैं हम गॉस लॉ के एप्लीकेशन क्या क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, ये देखना है। तो पहला एप्लीकेशन है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय अलोंग इनफिनाइट वायर। कैसा इनफिनाइट वायर है, लॉन्ग है, थिन है, ठीक। तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग इनफिनाइट वायर, इसकी वजह से अगर हमको फ्लक्स निकालना है तो पहले कंसीडर कर लेंगे कि हमारे पास एक लॉन्ग इनफिनाइट वायर है इस तरीके से, जिसपे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो चुका है इस तरीके से, या पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉरी गलती हो गई। पहला काम क्या होगा, पहला काम हमारे पास ये होगा कि हमको एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके पास गॉसियन सरफेस नहीं है तो गॉस लॉ ही एप्लीकेबल नहीं होगा। तो गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं, इसके लिए गॉसियन सरफेस ऐसी कंसीडर करनी है कि ये उसके अंदर आ जाए। तो इसको अगर किसी चीज के अंदर लाना है तो हम गॉसियन सरफेस इस तरीके से कंसीडर कर लेंगे कि ये हमारा सिलेंड्रिकल फॉर्म में गॉसियन सरफेस है, ठीक, सिलेंड्रिकल फॉर्म में गॉसियन सरफेस है, ठीक। समझ में आ गई बात, तो ये गॉसियन सरफेस है, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। जिसकी लेंथ कितनी है, मान लेते हैं L है, लेंथ कितनी है, L है, ठीक। इसके बाद देखते हैं, अगर इस पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात की जाए, एक छोटा सा सरफेस एरिया यहाँ मान लेते हैं, एक छोटा सा सरफेस एरिया यहाँ मान लेते हैं, एक छोटा सा सरफेस एरिया यहाँ मान लेते हैं, ठीक। तो अगर इस पॉइंट पे हमको सरफेस एरिया की डायरेक्शन निकालनी है, सरफेस एरिया की डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस होगी, तो ये ds की डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी, ये ds की डायरेक्शन होगी। इस पॉइंट पे नॉर्मल टू द सरफेस ऊपर वाली डायरेक्शन में बनेगा, तो यहाँ ds की डायरेक्शन ये होगी। इस वाले पॉइंट पे ds की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, ds की डायरेक्शन, ठीक। अब अगर इस वायर की वजह से ही बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, जो कि होगी E के बराबर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे E के बराबर होगी। इस पॉइंट पे बात करें तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी,
और इस पॉइंट पे बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अगर फ्लक्स निकालना है तो कंसीडरेशन वगैरह खुद कंसीडर कर सकते हैं, क्या क्या हमने लिया है यहाँ पे। अगर फ्लक्स बताना है तो फ्लक्स कॉन्टिन्यूस बॉडीज के लिए हमने बता रखा है, नेट फ्लक्स निकालना है तो ई डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है ना। तो मेनली हमने सर्फेसेस कंसीडर की हैं 3, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे। तो यानी 2 सर्फेसेस ऐसी हैं जिनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नॉर्मल है। इस पॉइंट पे बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और सरफेस एरिया की डायरेक्शन सेम है। तो जरा हम क्या करें, इसको 3 कंपोनेंट्स में तोड़ लें, एक इस वाली सरफेस के लिए, एक इस वाली सरफेस के लिए और एक इस वाली सरफेस के लिए। तो पहले इसको S1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल देते हैं। तो पहले इंटीग्रेशन फर्स्ट किसके लिए एप्लीकेबल है, ई डॉट डी एस एप्लीकेबल है फर्स्ट वाली सरफेस के लिए, प्लस ई डॉट डी एस एप्लीकेबल है सेकेंड वाली सरफेस के लिए, प्लस ई डॉट डी एस एप्लीकेबल है थर्ड वाली सरफेस के लिए। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक। अभी तक क्लोज था, अब हम इंडिविजुअली सरफेस की बात करें तो क्लोज का सिंबल हटा दिया हमने। फाई की बात करें तो ई डॉट डी एस फर्स्ट सरफेस के लिए, ई और डी एस के बीच में कितना एंगल है अभी उसकी बात नहीं करते हैं, पहले डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ई डॉट डी एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस। सेकेंड सरफेस के लिए ई डॉट डी एस कॉस थीटा सेकेंड सरफेस के लिए, प्लस थर्ड सरफेस के लिए ई डॉट डी एस कॉस थीटा, ये थर्ड सरफेस के लिए। पहली सरफेस के लिए अगर बात की जाए, पहली वाली ऊपर वाली है, ध्यान से देखो, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू खुद से देख के देखो, दिख रहा होगा कॉस 90 है। सेकेंड वाली सरफेस के लिए सेकेंड वाली सरफेस के लिए ई डॉट डी एस कॉस थीटा की वैल्यू 0 है, और थर्ड वाली सरफेस के लिए ई डॉट डी एस की वैल्यू और कॉस थीटा देखा जाए तो फिर से थर्ड वाली सरफेस के लिए कॉस 90 है, ठीक। तो कॉस 90 कितना होता है भैया मेरे, कॉस 90 0 होता है, तो ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म खत्म, क्योंकि कॉस 0 रखेंगे तो सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में 0 हो जाएगा। फाई कितना मिलेगा, फाई देखते हैं, ई डॉट डी एस की वैल्यू मिलेगी, यानी ई इंटू डी एस की वैल्यू, क्योंकि कॉस 0 हो गया, क्या हो गया 1 हुआ, ठीक। ओके ओके, तो ई को बाहर ले आओ, ई तो कांस्टेंट होगा। डीएस की बात करें, खाली इंटीग्रेशन डीएस पे रहेगा, तो फाई की वैल्यू ई डॉट डीएस के बराबर, यानी इतनी मिली, ई इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। डीएस क्या है, डीएस यानी डीएस जो है ये छोटे छोटे पैचेस जो हमने एरिया के बना रखे हैं, ये कहाँ लाई कर रहे होंगे, सिर्फ ऐसे ऐसे लाई कर रहे होंगे, यानी इस कर्व वाले पाथ पे लाई कर रहे होंगे। ये वाला एरिया काउंट नहीं होगा, ये वाला एरिया काउंट नहीं होगा, क्योंकि इनके लिए हमने देख रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया एक दूसरे के नॉर्मली है, तो वहां से कोई मतलब नहीं हमारा, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया से मतलब है। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है ई इंटू 2 पाई आर एच, यही तो होता है 2 पाई आर इंटू एच, और एच की वैल्यू हमने एल ले रखी है, हाइट कितनी ले रखी है सिलेंडर की, एल ले रखी है। गॉस लॉ अप्लाई कर दे, यही लिख देते हैं ऊपर, गॉस लॉ अगर अप्लाई कर दे तो गॉस लॉ अप्लाई करते ही करते हमको क्या दिखेगा, जैसे ही हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है कि नहीं होता है बबुआ, होता है। रख दे वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ये आया ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल, ठीक। अब अगर बात की जाए इसके आगे देखो इसके आगे देखो, अब अगर बात की जाए तो चार्ज की वैल्यू क्या होती है, अगर मान लें यूनिफॉर्मली चार्ज था तो कुछ लीनियर चार्ज डेंसिटी भी तो रही होगी, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन लेंथ के बराबर, जिसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एल लिख सकते हैं, लिखते हैं यहाँ पे लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल। तो एल से एल कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वेयर आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, होशियार तो सब बचपन से ही हो, समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं, एक और एप्लीकेशन देखते हैं, एक और एप्लीकेशन देखा जाए, देखते हैं। तो ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर की वजह से मिल गई हमको। सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं बैकवर्ड करिया हो गया, काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें कि हमारे पास एक थिन मेटल प्लेट शीट है जो कि चार्ज है,
ठीक इस तरीके से यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है इस तरीके से, जिसपे पॉजिटिव चार्ज का ऐसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। बढ़िया से बना लेने दो, जल्दबाजी किसी बात की नहीं, कहीं नहीं जाना है हमको। ठीक है, तो इस तरीके से एक थिन मेटल शीट प्लेट है जिसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज कर रखा है। अब इसकी वजह से अगर फ्लक्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पहले फिर से एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी। तो पूरी बॉडी की गॉसियन सरफेस ना कंसीडर करके हम सिर्फ इतनी बॉडी का कंसीडर कर लें, कोई दिक्कत, बाद में क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। होशियार तो हम आई, तो हमने एक सरफेस कंसीडर कर ली ऐसे, क्या कर ली हमने, एक सरफेस ऐसे कंसीडर कर ली। ठीक है, सरफेस इस तरीके से कंसीडर कर ली, इधर कंसीडर किया है। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी बाहर की तरफ जा रही होंगी और इधर भी बाहर की तरफ जा रही होंगी, तो इधर भी आपको एक कंसीडर करनी पड़ेगी ऐसी ही सरफेस। इस तरीके से सरफेस हमने कंसीडर कर ली। अब क्या, अगर इस पॉइंट पे सरफेस एरिया की डायरेक्शन की बात की जाए तो ये डायरेक्शन है बाहर की तरफ, ds की डायरेक्शन होगी, और बाहर की तरफ ही क्या होगा, बाहर की तरफ ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होगी इस चार्ज, इससे, इस यूनिफॉर्मली चार्ज शीट से। इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट P पे बात करें, यहाँ P पॉइंट पे बात कर रहे हैं, P पे ही बात कर रहे हैं, ठीक, इधर भी P प्राइम है। इस पॉइंट पे बात की जाए तो इस पॉइंट पे भी क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, यही है। और इस पॉइंट पे सरफेस की डायरेक्शन तो हमने बताया था, किसी भी ओपन सरफेस के लिए दो नॉर्मल हो सकते हैं, तो एक उधर हो गया, एक नॉर्मल इधर हो गया, तो ds की डायरेक्शन यही होगी। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर बात करें हम कि इस डायरेक्शन में कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, तो इस डायरेक्शन में फाई, उस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, फाई कितना पास हो रहा होगा, मान लेते हैं फाई 1, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उधर कितनी जा रही है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इतनी तो जा रही होंगी, है ना। E इंटू एरिया, ds लिख लो, s लिख लो, कुछ लिख लो, ठीक, या E इंटू s लिख लें, इतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उधर जा रही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फाई 2 की बात की जाए, यानी इधर कितनी जा रही हैं, इसी सरफेस से निकल रही होंगी, ये सरफेस है, इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है उस डायरेक्शन में, और इसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर निकल रही है इस डायरेक्शन में, तो कितनी होगी, इधर भी तो E इंटू एस ही होगी, है ना। तो नेट फ्लक्स कितना होगा भाई, 50 उधर जा रही है, 50 इधर जा रही है, तो 50 उधर जाने के बजाय कैंसिल नहीं करेंगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रही है, यहाँ से इधर जा रही हैं, तो ये भी फ्लक्स की वैल्यू देंगी और ये भी फ्लक्स की वैल्यू देंगी, तो 2 टाइम्स ES के बराबर हो जाएगा। बोलो, ES प्लस ES इज इक्वल टू 2 टाइम्स ES। अब फाई की वैल्यू हमें पता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अगर बात की जाए तो फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू S। ये बात समझ में आई। बोलो, Q की अगर बात की जाए, देखो Q की बात की जाए, या सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर इसकी हम सिग्मा मान लें, तो सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, Q अपॉन एरिया होता है, Q अपॉन S। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा S के बराबर होगी, उठा के पुट कर दे, देन Q की जगह सिग्मा S पुट किया अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू ES हुआ, SS कैंसिल हो गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसकी वजह से, एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन मेटल शीट की वजह से, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।